चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th के पार्ट नंबर कितना 11। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है, कि वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त का परिधि किसको कहेंगे? तो कोई मान लीजिए कि एक वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ जो है तय की गई कुल दूरी जो हमारा होता है वो कहलाता है वृत्त का परिधि। अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त के चारों तरफ तय की गई कुल दूरी को क्या कहेंगे? वृत्त का परिधि कहेंगे। ठीक है, वृत्त का परिधि का हमारा फार्मूला होता है कितना? वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, जिसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7, या आप इसको जगह पुट कर सकते हैं 3.1314। अब देखिए, अब हमारा पूछता है कभी कभी सवाल कि एक आपका वृत्त है, इस वृत्त को जो है विभाजित करके अर्धवृत्त में परिणत कर दिया जाए तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? ठीक है, एक मान लीजिए कि पूरा का पूरा वृत्त है, इस वृत्त को विभाजित करके अर्धवृत्त में परिणत किया जाए तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिधि याद रखना है कि संपूर्ण वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर का आधा, 2 से क्या दे देंगे? भागा, तो ये आधा वृत्त का परिधि निकल जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हुआ? ए से बी के बीच की दूरी हमारा वृत्त का हुआ व्यास, और व्यास बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2 गुना में त्रिज्या होता है 2r। तो ये आधा वृत्त का परिधि, ये आधा, ये वाला भाग, तो आधा के लिए लगाएंगे 2 पाई आर बाई 2, और ये पूरा हमारा व्यास है, इस व्यास को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो वृत्त का हमारा अर्धवृत्त का परिधि निकल कर आएगा 2 पाई आर बाई 2 प्लस में डी, तब ये हमारे क्या निकल कर आएगा? अर्धवृत्त का परिधि। अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 पाई आर प्लस डी बाई 2, तो इसको क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका? पाई आर। पाई आर बचेगा। इसके बाद हमारा बचा व्यास, व्यास मतलब 2 गुने क्या आपका? त्रिज्या, तो प्लस में क्या लिखाएगा? 2r। तो अर्धवृत्त का परिधि निकल कर आएगा पाई आर प्लस में 2r। तो हमारा अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? पाई आर प्लस में 2r। इसी प्रकार कभी कभी पूछता है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के चतुर्थांश भाग का आपका परिधि बताइए क्या होगा? एक पूर्ण रूप से आपका वृत्त है, मान लीजिए कि ऐसा एक आपका वृत्त है, इस वृत्त को जो है 4 भाग खंडों में विभाजित किया गया, तो एक जो भाग है जिसको चतुर्थांश कहते हैं, पूरा भाग हुआ 4 गो, 4 हुआ, एक भाग का निकालना है तो 1 बटा कितना? 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। 1/4 मतलब 1/4 भाग, मतलब 1/4 मतलब चतुर्थांश भाग। तो चतुर्थांश भाग का आपका परिधि पूछ दिया कि एक वृत्त है, उस वृत्त के चतुर्थांश का परिधि बताइए, तो उसका परिधि होता है पाई आर बाई 2 प्लस में 2r। याद रखिएगा, एक हमारा जो है चतुर्थांश का परिधि पूछेगा, ठीक है, क्या निकल कर आएगा? वृत्त का पाई आर प्लस में कितना? 2r। ये हमारा हो गया वृत्त से संबंधित परिधियां, कि एक आपका संपूर्ण वृत्त का परिधि पूछा तो 2 पाई आर बताएंगे। अगर हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो पाई आर प्लस में 2r। चतुर्थांश का आपका परिधि पूछ दिया कि एक वृत्त के चतुर्थांश भाग का परिधि क्या होगा, तो क्या निकल कर आएगा? पाई आर प्लस में 2r। अब देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है पाई आर स्क्वायर होता है। एक आपका संपूर्ण वृत्त है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त पूछेगा तो क्या करना है कि पूरा क्षेत्रफल में 2 से भागा देना। अर्धवृत्त मतलब आधा, तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से क्या दे देंगे? भागा दे देंगे, तब तो हमारा निकल कर आएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा में कितना? 4। देखिए, अर्धवृत्त तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अगर वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा में कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। अब देखिए, एक हमारा पढ़ना है वलय। देखिए, वलय किसको कहेंगे? अगर कोई 2 गो वृत्त है और दोनों वृत्तों का जो है केंद्र जो है एक है, एक मान लीजिए आंतरिक वृत्त है, ठीक है, और एक आपका बाह्य वृत्त है, तो ये हुआ आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r छोटा वाला, और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या बड़ा वाला r। तो ऐसी आकृति हमारा क्या कहलाएगा? वलय कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई 2 वृत्त है, बाह्य वृत्त और एक आंतरिक वृत्त, और उन दोनों वृत्तों का केंद्र जो है एक है, तो ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं? वलय कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। तो यहाँ आपका वलय का क्षेत्रफल
पाई इंटू में बड़ा का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, छोटका आर के स्क्वायर होगा। देखिए बड़ा वाला आर हमारा शो करेगा बाहरी त्रिज्या को, ये जो शो करेगा हमारा वो किसको शो करेगा, बाह्य त्रिज्या को, और ये जो अंदर वाला जो है ये शो करेगा किसको, आंतरिक त्रिज्या को। तो याद रखिएगा बड़ा आर मतलब बाह्य त्रिज्या और छोटा आर मतलब आंतरिक त्रिज्या। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या किसको कहेंगे, तो मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है और वृत्त के परिधि का कोई भी बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। फिर से समझिए वृत्त का त्रिज्या किसे कहेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक वृत्त बिंदुओं के समूह से मिलकर बनता है, ये हमारा वृत्त है। जब बिंदुओं का जो है एक आपका जो है वक्र जो है सतह के साथ बंद पृष्ठ वाला आकृति बनेगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए परिधि पर का बिंदु है, इसका एक केंद्र है, इस केंद्र से परिधि पर के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर के बिंदु, मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, हर जगह वो बिंदु है। इन सारे बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वृत्त की क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि त्रिज्या किसको कहेंगे, तो वृत्त के परिधि पर के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी केंद्र से जो है वो वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त में त्रिज्या की संख्या क्या होगा, अनगिनत होगा, व्यास की संख्या क्या होगा, आपका अनगिनत होगा। ठीक है, त्रिज्या और व्यास दोनों क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं। चलिए यहां तक आप लोग फोटो खींच लीजिए। देखिए याद रखिएगा वृत्त का परिधि हमारा क्या निकल कर आएगा, 2 पाई आर। वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस में 2 आर। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि पाई आर बाई 2 प्लस में कितना होगा, 2 आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4 और ब्लैक का क्षेत्रफल आएगा पाई इंटू में बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। देखिए जीवा हम किसको कहेंगे, मान लीजिए कि एक हमारा जो है वृत्त है इस प्रकार से, तो आपको अभी ये बताया गया कि वृत्त जो है वो बिंदुओं के समूह से मिलकर बना होता है। वृत्त हमारा जो है ठीक है वो किससे मिलकर बना रहेगा, बिंदुओं के समूह से मिलकर बना रहेगा। ठीक है, तो जीवा कहता है कि वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के दूसरी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि वृत्त का एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम वृत्त का क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ एक हमारा वृत्त का बिंदु है और एक हमारा यहाँ है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाएगी। मान लीजिए कि ये हमारा केंद्र है, वृत्त के परिधि पर का एक बिंदु यहाँ और इसको इससे मिला दिए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, वृत्त के परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाएगी। एक हमारा अगर वृत्त है तो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो वृत्त का व्यास होता है। क्वेश्चन अगर प्रोजेक्टिव में पूछ दे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। अगर कोई एक वृत्त के व्यास को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया जाए तो ये भी हमारा जीवा है। ठीक है, जीवा कहेंगे किसको, कोई भी वृत्त है उस वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, तो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा तो वृत्त का क्या होगा, व्यास। देखिए परिभाषा आपको लिख दिए, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, वृत्त का व्यास होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे छेदक के बारे में। छेदक हम किसको कहेंगे, ठीक है ध्यान से समझिएगा। अगर कोई वृत्त है
उस वृत्त पर के परिधि के कोई दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त का छेदक कहलाता है। जैसे देखिए, कहा है आप लोग मुस्कुरा रहे जी। देखिए, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के परिधि पर का ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। ये दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा कहलाएगी, ये दोनों को क्या करेगा? प्रतिच्छेद। ये हमारा क्या करेगा? वो क्या करेगा? छेदक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? छेदक। अगर जो है कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त का क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। ठीक है, कोई भी वृत्त रहे, ठीक है, उस वृत्त के परिधि पर का कोई भी दो बिंदु जो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, उसे क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। तो ए बी हमारा क्या है? ये आपका क्या है? छेदक है। इसे देखिए, बात समझिए ध्यान से। एक मान लीजिए वृत्त है, इसका कहीं दो बिंदु ले लीजिए, आप यहाँ बिंदु ले लिए, यहाँ बिंदु ले लिए, ये दोनों को क्या करिए? एक दूसरे को काट दीजिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। ठीक है, नाम दीजिए सी और क्या आपका डी। देखिए, दो बिंदु को मिलाएंगे तो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड हमारी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। लेकिन वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु को अगर हम कट कर देंगे, काट देंगे जिस रेखा के द्वारा, तो हमारा रेखा जो है वो क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। चलिए देखिए, इसका परिभाषा लिख दी आपके सामने। देखिए, आपके सामने परिभाषा लिख कर आया क्या कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त का क्या कहेंगे? छेदक कहेंगे। और यदि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड हमारा वृत्त का क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो जीवा, और दो बिंदुओं को अगर हम प्रतिच्छेद करेंगे तब वो हमारा क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे चाप की ओर। ठीक है, तो चाप हमारा कहता है कि अगर मान लीजिए एक वृत्त है, उस वृत्त का अगर हम सतत खंडन करेंगे तब हमारा वृत्त का क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। वृत्त के सतत खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। इसे देखिए, एक वृत्त है, इसका मान लिया जाए केंद्र आपका ओ है, ठीक है, इसको इस प्रकार से बांट दिया गया ए और क्या आपका बी, तो ए से की बी के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। अगर हमारा छोटा सा आपका लंबाई है तो ये हमारा कहलाएगा लघु चाप, और यदि हम इसको जो है बी से ए की ओर आएंगे ऐसे, तब ये हमारा कहलाएगा दीर्घ चाप। तो वृत्त में चाप दो, एक होता है लघु चाप, एक होता है आपका दीर्घ चाप। अगर वृत्त का हम सतत खंडन करेंगे तब वो हमारे क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। चाप को सूचित किया जाता है इस प्रकार से, अगर हम सीडी लिख दिए और उस पर ऊपर में ऐसे दे दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा? चाप हो गया, सीडी चाप। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए, हम आपको चाप बता दिए कि वृत्त के सतत खंड को वृत्त का चाप कहेंगे। ठीक है, वृत्त के परिधि पर के कोई दो बिंदु को मिलाएंगे तब वृत्त की हमारा क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। अब वृत्त के परिधि पर के कोई दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगे तब हमारा वृत्त का क्या कहलाएगा? छेदक कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर पॉइंट केंद्रीय कोण के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय कोण किसको कहेंगे? केंद्रीय कोण कहता है कि किसी वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र पर कोई आपकी जीवा है, मान लीजिए कि हमारा जीवा ए और क्या है? बी है, ठीक है, और वो हमारा केंद्र है, तो इसके द्वारा बने आपका कोण को क्या बोलेंगे? केंद्रीय कोण कहेंगे। कहने का मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि एक आपका वृत्त है, उस वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को वृत्त केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी अगर वृत्त है, किसी के वृत्त के, ठीक है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बने कोण को वृत्त का क्या कहेंगे? केंद्रीय कोण कहेंगे। चलिए देखिए बाबू, अर्धवृत्त किसको कहेंगे? से वृत्त के व्यास के द्वारा, वृत्त का व्यास वृत्त के दो भागों में क्या करता है? विभक्त कर देता है। याद रखिएगा, वृत्त का व्यास जो है, ठीक है, वृत्त के कितने भागों में विभक्त कर देगा? 2 भागों में। तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, वृत्त के जो है अगर कोई व्यास वृत्त को 2 भागों में क्या करे? विभक्त कर दे,
तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो देखिए ये भी आपका अर्धवृत्त है और ये भी आपका क्या है, अर्धवृत्त है। तो याद रखिएगा, अगर जो है कोई वृत्त है और वृत्त का व्यास वृत्त के कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांट दे, तब हम प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। याद रखिएगा, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में विभक्त करता है, तो प्रत्येक भाग वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। देखिए परिभाषा लिख देते हैं, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में विभक्त करता है, तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, परिभाषा रखिएगा कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में क्या करता है, विभक्त करता है, तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। देखिए अब हम पढ़ेंगे वृत्त का क्या बाबू, त्रिज्यखंड के बारे में। तो वृत्त का त्रिज्यखंड कहता है कि किसी वृत्त की 2 त्रिज्याएं और उसके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए परिभाषा लिख दिए, किसी वृत्त में 2 त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिए बढ़िया समझ लीजिए, ये आपके सामने एक वृत्त है, ये मान लिया जाए वृत्त का केंद्र O है, इनकी त्रिज्याएं आपका OA और OB है, और इसका चाप जो है A से क्या है, B है, AB। तो ये हमारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है OAB, ये जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा चाप अगर जो है चाप आपका लघु रहेगा, चाप क्या रहेगा, लघु, तब त्रिज्यखंड जो कहलाएगा वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। यदि आपका दीर्घ चाप से बनेगा, लघु चाप और दीर्घ चाप, अगर दीर्घ चाप से दीर्घ चाप और आपका 2 त्रिज्याएं से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, 2 त्रिज्याओं से, तब वो हमारा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। देख लीजिए ध्यान से, ये आपका AB आपका लघु चाप है, तो ये हमारा कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, इसी को अगर घुराया जाए तो B से अगर A की ओर जाया जाए, A से B गए तो लघु चाप बना, तो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। B से अगर हम A की ओर आएंगे इधर की ओर, तब ये हमारा भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अगर चाप लघु और 2 त्रिज्या, तब बनेगा आपका लघु त्रिज्यखंड। और यदि आपका जो है चाप दीर्घ और त्रिज्या कितनी, 2, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ चाप 2 त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु चाप 2 त्रिज्या, तो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। चलिए लिख लीजिए यहां तक। देखिए बाबू, मान लिया जाए कि एक वृत्त है, इस वृत्त का आपका केंद्र है, ये आपको बताया गया O आपका केंद्र है, AB एक चाप है। ठीक है, ये मान लीजिए कि इस चाप की लंबाई अगर L है, ठीक है बाबू, OA हमारा त्रिज्या है और OB भी हमारा क्या है, त्रिज्या है, और इसके केंद्र पर अगर थीटा कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है, थीटा कोण। तो कभी कभी से डायरेक्ट सवाल पूछता है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें यदि त्रिज्या और आपका थीटा का कोण दिया गया रहेगा तब। तो याद रखिएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लंबाई को किया जाता है L से, तो लंबाई बराबर फार्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में 2 पाई r। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि अगर जो है कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या अगर r है, चाप की लंबाई L है, अब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है त्रिज्यखंड के द्वारा, दोनों त्रिज्या के द्वारा थीटा अगर कोण बने, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर फार्मूला लगाना है थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू में
2 पाई आर। याद रखिएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। लिख लीजिए आप लोग इसको। देखिए बाबू हम वृत्त का पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में, ठीक है। तो वृत्तखंड हमारा कहता है बाबू कि अगर मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त की जीवा और इस वृत्त के चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। देखिए ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ, इसके द्वारा घिरा गया क्षेत्र आपका ये है, तो ए और क्या बाबू बी, ये आपका चाप हो गया, ठीक है। साथ साथ में ए और बी को मिला दिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीवा। तो ये ए बी जीवा और ये चाप, ठीक है, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्षेत्र आपका सी में दे दिए, तो ए सी और क्या बाबू बी, ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। वृत्त के चाप और वृत्त के जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का वृत्तखंड, ठीक है। आप लोग भुलाइएगा नहीं, किसी वृत्त की क्या आपको जीवा और उस वृत्त के चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा जो है ये आपका ए बी वृत्त का जीवा हुआ और मान लीजिए कि हमारा जो है अपोजिट घुरे बी से ए की ओर, तो हमारा बी डी ए, देखिए छोटा है लघु चाप, तो ये हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और यदि हम इधर से चले बी डी और ए की तरफ आए, तो ये हमारा पूरा का पूरा बी से ए की ओर दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप और जीवा से जो आपका बनेगा घिरा हुआ क्षेत्र, ये हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। याद रखिएगा दीर्घ वृत्तखंड। यदि हमारा जो है लघु चाप और जीवा से घेरा क्षेत्र कहलाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। लघु वृत्त का खंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और यदि हमारा जो है दीर्घ जीवा और दीर्घ चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र रहेगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। लघु चाप और जीवा तब कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और दीर्घ चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो याद रखिएगा कि अगर आपका कोई आपका सतत जो है आपका चाप है, उस चाप और जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्र वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। अगर लघु चाप है और जीवा है तब वो हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और यदि हमारा जो है दीर्घ चाप है और जीवा है तब वो हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। देखिए बाबू अब हमारे सामने जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे आपका सवाल आता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर। याद रखिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू में थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना आपको कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख के खाली पाई माइनस कर दीजिए, पाई माइनस पाई इंटू में थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा में 2 गुना में आर स्क्वायर, ठीक है। लघु में क्या करना है, पाई गुने में थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा में 2 गुना में आर स्क्वायर। और दीर्घ में क्या कर देना है आपको, खाली इसके पहले पाई जोड़ देना है, पाई माइनस पाई गुना में थीटा बटा में कितना 360 माइनस साइन थीटा बटा में 2 और गुना में क्या कर देना आपको आर स्क्वायर करना। आपका वृत्त से संबंधित जो भी थ्योरी था वो खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। प्रश्न नंबर पहला, देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न लिख कर आया है कि एक तार है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक तार है, ठीक है बाबू। अब ए भी एक तार है, ठीक है, ए भी क्या है, तार। अब कह रहा है कि तार एक तार जो वृत्ताकार रूप का है, पहले एक तार था, अब इस तार कैसा आपको कहा गया, वृत्ताकार रूप में, इस रूप में एक तार है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना दिया गया 42,
तो इसकी त्रिज्या मान लेंगे हम कितना आपका है 42 सेंटीमीटर। पहले बोला तार, तो तार इसी रूप में होता है, लेकिन तार को मोड़कर वृत्त रूप में बनाया गया है, तो हम इसको मोड़ दिए और किस रूप में बना दिए, वृत्त के रूप में। अब कह रहा तार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, तो ओ आपका केंद्र है, ओ के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या हमारा कितना दे दिया गया है 42 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। अब कह रहा है क्या कि इसी वृत्त को जो है मोड़ा गया है और इसी वृत्त को मोड़कर हमको क्या बनाया गया है, वर्ग बना दिया गया है। तो ये हमारा बन गया क्या आपका वर्ग। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इस वर्ग की जो भुजा है, मान लीजिए वर्ग आपका है ए बी सी डी, तो इस वर्ग की जो भुजा की हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई को ज्ञात करना है। क्वेश्चन बने समझ लीजिए, पहले एक बोला तार है, उस तार को मोड़कर एक वृत्त रूप में बनाया गया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे जो है इस वृत्त को फिर से मोड़ा गया, ठीक है, अब मोड़ कर क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। तब हमको कह रहा है क्या कि वर्ग की क्या ज्ञात करना है, भुजा को ज्ञात करना है। देखिए जिस आकृति को मोड़कर जो आकृति बनाई जाती है वो दोनों की परिधियां आपस में बराबर होती है। यदि हम कहें कि वृत्त को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि एक वृत्त को मोड़कर एक आयत बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस आकृति को मोड़कर जो आकृति बनाई जाती है वो दोनों के परिमाप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होंगे, ये त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, अब इसी को मोड़कर जितना आपका वृत्त का परिधि, इसी को मोड़कर क्या बना दिया गया, वर्ग, तो इसकी परिधि और वर्ग की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो दिया गया है हम पहले वो लिख देते हैं हल के रूप में। हमारे सामने दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या आपका है 42 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि वृत्त को मोड़कर क्या बना दिया गया, वर्ग। तो बोले क्या बाबू कि जिससे मोड़कर जो आकृति बनाई जाती है वो दोनों का परिमाप आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, बराबर होगा आपका वर्ग का परिमाप। अब आप जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, अब वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू में भुजा। अब 2 के 2 पाई के जगह पर रखेंगे 22 बटा कितना 7, त्रिज्या हमारा नहीं, हाँ त्रिज्या हमारा कितना दिया गया है 42 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 4 गुना में क्या निकल कर आएगा, भुजा। अब देखिए हमारा कट जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 2 गुना में 22 गुना में 6 सेंटीमीटर, 4 इधर गुना है, इधर आएगा तो किस में डल जाएगा, भागा में, बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, भुजा। अब हम काटना सीखेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, 11 दूनी कितना होता है 22, 11 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की भुजा हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना सेंटीमीटर आएगा, 66 सेंटीमीटर। देखिए सवाल नंबर हमारा दूसरा कह रहा है बाबू कि यदि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है, एक आप अर्धवृत्ताकार क्या बनाइए, चांद बनाइए, ऐसा ऐसा हमारा बनता है चांद, अर्धवृत्ताकार चांद। इसका केंद्र हुआ O, A से लेकर B तक हमारा हुआ व्यास, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यास, और O से B की दूरी हमारे क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब कह रहा है इस अर्धवृत्ताकार जो है चांद है, इसकी परिधि दी गई है, तो हमको निकालना क्या है, वृत्त का आपका अर्धवृत्त का व्यास को ज्ञात करना। तो देखिए जो सवाल दिया गया है आप उसको लिख दीजिए। कह रहा आपको कि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अर्धवृत्ताकार चांद की जो परिधि होता है वो होता है आपको पाई r, ठीक है, प्लस में कितना आपका होता है 2r, इज इक्वल टू कितना होगा 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बाबू कि यहाँ भी r है, यहाँ भी क्या है r, तो r को ले लेंगे बाहर, रखेंगे कितना पाई प्लस 2 बराबर 36 सेंटीमीटर r। अब जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22 बटा में कितना 7, प्लस में कितना होता है 2
बराबर कितना 36 सेंटीमीटर। आर का आर रहेगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 7, 22 प्लस में कितना 14 इज इक्वल टू कितना बाबू 36 सेंटीमीटर। अब जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 2 1 3, 36 बटा में 7 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब देखिए 36 से 36 हमारा कट जाएगा, इधर बचेगा 1, 7 यहाँ बटा में है, इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा गुना में, तो हमारा आर निकल कर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारी निकल कर आ गए त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या निकल कर कितना आया 7 सेंटीमीटर। हमको चाहिए इसका व्यास, व्यास मतलब डी निकालना है, ठीक है। अब व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना में त्रिज्या, तो व्यास निकल कर कितना आएगा 2 गुना में 7, तो डी इज इक्वल टू आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सवाल का क्या हुआ जवाब हुआ कि वृत्त का व्यास हमारा निकल कर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर।